सर आप देख सकते हो कि आजकल जो है कचरा डंपिंग बंद होने की वजह से लोगों को जो है कचरा कहाँ फेंकना है ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। इसका परिणाम जो है बहुत बुरा हो सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, आप बताइए। मैं परिणाम की बात नहीं करता हूँ, मैं सबसे पहले शुरुआत की बात करता हूँ कि आप देखेंगे कि आज की तारीख में महानगर पालिका का शून्य नियोजन कारोबार चल रहा है। कोई प्लानिंग नहीं, सहरा वहरा भाग रही है, कोई सिस्टमेटिक और कोई सॉल्यूशन नहीं है। 9 प्रभाग समिति, 12 प्रभाग समिति, 13 प्रभाग समिति करो या 25 प्रभाग समिति करो, लेकिन जब तक आप प्रभाग समिति जो बनाई है, आज अपने पास 9 प्रभाग समिति है, तो वो हर प्रभाग समिति के अंदर हर एक प्रभाग समिति का खुद का अपना जो सीवरेज होगा या जो डंपिंग होगा या डंपिंग का जो प्रकल्प होगा जिससे आप रिन्यूएबल एनर्जी बना सकते हो या लाइट बना सकते हो, जो भी है वो तो बात की बात है। लेकिन घन कचरा व्यवस्थापन की जब तक आपके पास सुविधा नहीं रहेगी तब तक आप नियोजन शून्य हो। उठाना होगा लेकिन डंप कहाँ करना है ये भी तो होना चाहिए। अच्छा, डंप होगा लेकिन उसका होगा क्या उसके बाद? एंड टू एंड सॉल्यूशन जिसको कहते हैं हम, वो एंड टू एंड सॉल्यूशन नगर पालिका के पास है नहीं। नगर पालिका का नियोजन शून्य कारोबार चालू। तो महापालिका इसके लिए कोई निवारण तातरी से यानी क्यों नहीं करना चाहती? क्यों योजना यानी उपाय योजना में इतनी देरी क्यों कर रही है? क्या रीजन हो सकता है इसका? क्या रीजन? गए 15 साल से नगर पालिका के हर प्रभाग के नगर सेवक, हर पार्टी के नगर सेवक यही चिल्ला रहे हैं कि एक तो पहली बात कचरा उठता नहीं है, अगर उड़ भी गया तो उसको डंप कहाँ करना है। अच्छा, डंप भी हो गया तो उसका नियोजन कहाँ करना है। यानी किसी भी चीज का इनके पास सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन नगर सिर्फ दे रहे। आपको मैं इसका एक कॉन्ट्रेडिक्टिव बताता हूं, इसका एक अपोजिट मैं बताता हूं। नगर पालिका ने रोड बनाए, रोड की डिमार्केशन दिया, डीपी रोड जिसको हम कहते हैं। आप कचरा डीपी रोड पे क्यों नहीं डाल रहे हो? इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदे 2 होंगे। डीपी रोड जो है वो आपके ताबे में आएगा और डीपी रोड को लगने वाली जो भरनी है वो उसमें कवर हो जाएगी। तीसरा, उसके ऊपर बनने वाली इलीगल बिल्डिंग वो नहीं बनेगी। चौथी फायदा, उस डंपिंग के लिए जो आपको बाहर से मट्टी लानी पड़ती है या जो भी लाना पड़ता है वो बचेगा। यानी एक का सॉल्यूशन 5 सॉल्यूशन है, लेकिन ये करना नहीं चाह रहे। मैं फिर एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि अगर आप कचरा उठाओगे और कचरा आप जितने भी डीपी रोड्स है उसके ऊपर डंप करोगे तो उसका फायदा यह होगा कि आपके जितने भी डीपी रोड्स है वो आपके नगर पालिका के ताबे में आ जाएंगे। डीपी रोड पे लगने वाली मट्टी, उसका खर्चा आपका बच जाएगा। डीपी रोड पे अगर गलती से कोई इलीगल बिल्डिंग बनाता है तो वो बना नहीं पाएगा। डीपी रोड अगर बन गया तो नए नए गृह संकुल यानी नए नए डेवलपमेंट्स वहां आएंगे, तो जो गर्दी सिटी अंदर हो रही है शहर की वो बाहर निकली जाएगी। कितना सिंपल लॉजिक है। सर आप देख रहे होंगे कि मुमरा में जो है कचरा बहुत ज्यादा है। इससे जो है आरोग्य को धोखा हो सकता है, बहुत बड़ा निर्माण। आप देख रहे हो कि ये कचरे की वजह से मच्छर है, चूहे हैं और इधर और भी बहुत सारी बीमारियों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। क्यों आयुक्त इसके लिए कोई फिक्र ऐसा उनको है ही नहीं? कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक लावारिस डंपिंग के इशू को जो एक लावारिस तरीके से अलग कर दिया, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। ऐसा उसकी वजह है कि हम जागरूक नहीं है। हम जो हो चुका है उसके पीछे भागे, अब जो चाहिए उसके पीछे कोई भाग ही नहीं रहा है। हम किसके पीछे भाग रहे हैं? हॉस्पिटल के पीछे भाग रहे हैं। हम किसके पीछे भाग रहे हैं? कब्रिस्तान के पीछे भाग रहे हैं। हम किसके बाद पीछे भाग रहे हैं? तो एक आदमी उसको टारगेट करके उसके पीछे भाग रहे हैं। तो हमको क्या चाहिए? हम यहाँ के लोकल लोग, मैं पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, लोकल लोगों की बात कर रहा हूँ। हर एक पत्रकार हो, यहाँ का सामान्य नागरिक हो, हम जैसे लोग हो, समाज सेवक हो, हम लोग ये भूल ही गए कि हमको आगे क्या चाहिए। जो पीछे हो गया पूरे दिन उसी को पूरे रहे हम लोग कि अब तक ये करेंगे। हमारे पास 14 नंबर हो गए, मेट्रो 14 हो गई, हमारे पास कब आएगी मेट्रो? मैं यहाँ के जितने भी लीगल बिल्डर्स हैं उनको पूछना चाहता हूँ, आपके एग्रीमेंट्स आपने देखे हैं क्या?
आपके एग्रीमेंट में 1% आपसे मेट्रो का पैसा सेस लिया जाता है। 1% आपका जितना भी प्रोजेक्ट है उसका 1% आपके खाते से 1% कट होता है मेट्रो के लिए। क्या कोई बिल्डर कोर्ट में गया है क्या? जब तक हमको सुविधा ही नहीं है मेट्रो की तो हमारे से तुम मेट्रो का सेस क्यों ले रहे हो? सर, ये सब बातें हैं। सर कौन सा आप प्लेग्राउंड के पीछे पड़ रहे हो? मैं कहता हूं कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जिएंगे तो खेलेंगे। आरोग्य जब हमारा सही नहीं रहेगा तो मेरी सभी से दरख्वास्त है, आओ मिलकर के एक प्लेटफॉर्म बनाओ और उस माध्यम से ये आवाज उठाओ। सर आप देख रहे हो कि इसी कचरे की वजह से पर्यावरण पे भी इफेक्ट हो सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि पर्यावरण के लिए आए दिन आयुक्त साहब हो या महापालिका की तरफ से बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी मुहिमें चलाई जाती है, पर उनका कुछ पर्यावरण पे भी क्यों नहीं ध्यान है कि इसकी वजह से जो है पर्यावरण भी खराब होते जा रहा है। अब वो आयुक्त से पूछना पड़ेगा कि उनका ध्यान किस तरफ है। उनका ध्यान पता नहीं। मुझे ये कहना है कि ये आयुक्त से, आपके माध्यम से, आयुक्त महोदय आणि आम्हाला रिस्पेक्ट टू आम्हाला तुम्हें सांगतो। तो आपके ये जो बाइट में आप बोल रहे आयुक्त से अपनी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ के कलेक्टर से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आपको लगता है मैं कलेक्टर साहब से भी पाओ। रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे आरोग्य को धोखा है, लोगों की जान माल को धोखा है। आप बड़ी बड़ी सुविधा तो नहीं दे सकते हमको, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, नहीं दे सकते आप हमको मेट्रो नहीं दे रहे, आप हमको अच्छे रोड्स नहीं दे रहे, आप हमको अच्छी स्कूल्स नहीं दे रहे, आप हमको हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं दे रहे। आपने हॉस्पिटल सिर्फ नाम मात्र दिया है, सब कुछ करने के लिए हमको शिवाजी जाना पड़ता है, सुविधा तो कुछ दिए नहीं। कम से कम हमारे आरोग्य के ऊपर, हमारी सेहत पे तो ध्यान रखो। तो उन्होंने बीच में एक मुहिम भी चलाई थी, वो जो कचरे की रिसाइकलिंग जो है, सूखा कचरा, गीला कचरा, वो भी सब अभी दिखाई नहीं दे रहा है मुमरा में। उस चीज को भी अभी मैंने एक मीन्स मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी, मुझे किसी से पता चला है कि जो है यहाँ पर क्रिस्टल का जब वो आया था और महापालिका में जो है राजू भाई ने भी एक इंटरव्यू में लाइव में कहा है कि सुधीर भगत ने उसका विरोध किया था जो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। तो क्या उस वक्त का मामला था, थोड़ा आप उसमें बताएं कि डिटेल्स में कि क्या बात थी, आप क्यों उस चीज का विरोध कर रहे थे? मैं उस वक्त भी यही कहता था कि प्राइवेटाइजेशन से हम लॉक हो जाएंगे। नगर पालिका या शासन के लोग रहेंगे तो उसके ऊपर एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है। जब प्राइवेटाइजेशन आता है तो उस पर जिम्मेदार व्यक्ति होता नहीं है, वो उनके जो प्राइवेट जो संस्था होती है वहीं तक हम सीमित हो जाते हैं। उसके ऊपर कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या कोई इंजीनियर या कोई अधिकारी जिसको हम अपने शासन में बुला करके उससे हम क्रॉस कर सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन हो गया तो प्राइवेटाइजेशन में वो बोलेगा हमने उठा लिया, किसके उसके आगे किसको कंप्लेंट करोगे? तो उनका नियंत्रण प्राइवेटाइजेशन का जो वो करेंगे, हम करें सो कायदा होगा और उसका रिजल्ट आप देख रहे हो। बहरहाल अभी ये हो गया है, इसको कैसे बेहतर किया जाएगा ये देखो। अभी जो ये क्रिस्टल की सफाई के कामगार है, कम से कम मिनिमम अंदाजन मेरे ख्याल से कुछ 700 के करीब ऐसा सुनने में आया कि वो क्रिस्टल में लोग जुड़े हुए हैं। उसमें से कुछ ऐसे मुझे जानकारी मिली थी कि यहाँ पर जेसीबी और डंपर का इस्तेमाल ना हो के कुछ आरसी का मैटर आ रहा है, उसकी वजह से जो है कचरा उठाने का भी कुछ इश्यू पैदा हो रहा है कि जो कर्मचारी वो कचरा इतना कैसे उठाए। तो ये समस्या भी हो सकती है क्या? इसमें ये भी कुछ इश्यू पैदा कर सकता है क्या? मैं एक लॉजिक देता हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से जब नगर पालिका की तरफ से यहाँ पर कर्मचारी थे तो वो 250 थे। कितने? 250। अगर आप कह रहे हो कि 700 है तो इन्हें 3 गुना ज्यादा, तो 3 गुना ज्यादा होने के बावजूद भी कचरा नहीं होता है। तो ये गलती किसकी है, ये अभी आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा। आरसी का हो सकता है कि जो क्रेन चलाने वाले उनकी या उनके गाड़ियों के आरसी, लेकिन ये फैक्ट है कि जिस प्रमाण में कचरा आ रहा है उसको उठाने के लिए जेसीबीज लगते हैं, सब कुछ लगते हैं। तो जेसीबीज का जो रेट होता है वो उसके अंदर उनकी इसमें होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर 700 कर्मचारी आपने रखा है तो 700 को आप डिलीवरी ले रहे हो, लेकिन वो पोस्ट डिलीवरी का भी तो मसला आ रहा है। वो तो 700 जमा करके एक जगह पे डंप कर रहे हैं, लेकिन उसको आगे भेजने का भी तो प्रावधान होना चाहिए। तो उसी के अंदर फेल हो जाए, ये फेलियर ऑफ प्लानिंग है, मिस प्लानिंग है, मिस
तो इस मसले का हल कैसे निकलेगा, कैसे ये कचरा डंपिंग का इश्यू खत्म होगा ना? इस पर यहाँ पर अब तो थाना में उप मुख्यमंत्री, पहले तो मंत्री भी थे, अब उप मुख्यमंत्री भी है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि खासदार वगैरह भी है, फिर भी ये चीज पे ध्यान नहीं दे रहे, जबकि थाना में भी इश्यू है, मुमरा में भी है, हर जगह डंपिंग का इश्यू चल रहा है। खासदार और यहाँ के उप मुख्यमंत्री ये मुमरा के लिए नहीं है। हम मुमरा के और कलवा के लिए, कलवा के अंदर तो जाहिर क्या वो लगाते हैं वो जनता दरबार। जरा कभी कभी मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ खासदार साहब से कि खासदार साहब विक्रोली से मेट्रो निकलती है, बदलापुर लेके जाते हो आप, पनवेल से मेट्रो निकलती है डोंबोली, कल्याण और भिवंडी के लिए लेके जाते हो आप। आपको वोट मुमरा वालों ने नहीं दिया, लेकिन कलवा खारे वालों ने तो दिया है। कम से कम उनके लिए तो मेट्रो लेके आया करो। मुमरा आज के तारीख में ये हम 2025 में जी रहे, 21वीं सदी या कौन सी 22वीं सदी ऐसी जिसको बोलते हैं। आज भी हम लोग बस से एसटी महामंडल से पनवेल जाते हैं, डुगडुगी से पनवेल जाते हैं। अगर हमको पनवेल जाना है तो दीवा जाना पड़ता है। दीवा से वो जो ट्रेन आती है 6 बजे सुबह या 11 बजे, फिर बाद में दोपहर को 2 बजे और बाद में 4 बजे, यानी उसका वो इंतजार करना पड़ता है। हम भूमिपुत्र, हमको क्यों वंचित रखा है? सिर्फ आप वोट बैंक की राजनीति करते रहोगे तो क्या इसका कोई पर्याय ही नहीं है सर। मुमरा के हालात अब देख रहे हो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। आरोग्य का मसला बहुत ज्यादा शुरू हो रहा है। हॉस्पिटल के हालात देखिए, आए दिन हॉस्पिटल के कुछ ना कुछ इश्यूज बनते जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि परसों एक न्यूज वायरल हो गई थी जिसमें जो है शौचालय भी रात में बंद किए गए थे, और उस न्यूज को वायरल करने के बाद कल भी जो है शमीम खान साहब ने जो है यहाँ पर दौरा भी किया हॉस्पिटल का। तो हमारे न्यूज में कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं कि यहाँ पर तो पानी की भी समस्या है। तो कैसे होगा ये सब कुछ मुमरा में? ये उन लोगों ने करना चाहिए जिन्होंने ये हॉस्पिटल या होटल, मैं तो उसको होटल, अभी मेरा एक इंटरव्यू है उसमें मैंने उसको होटल कहा है। उसकी वजह वहाँ इलाज कम हो रहा है, बेड मिल रहे लोगों को वहां पर रखा जा रहा है, और उसका डेथ रेशो आप गिन लीजिए वहां पर। मैं मैडम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप उसका डेथ रेशो देखिए, उसमें लोगों की डेथ ज्यादा हो रही है और लोग बचकर कम आ रहे हैं। मेरे 6 दोस्तों को वहां पर एडमिट हुआ था, 6 में से एक भी यहाँ पर से रिटर्न नहीं है वो हॉस्पिटल में। मैं नाम देता हूँ, हकीम अजमल खान से बात कर रहे हैं। हकीम मेरे ठाकुरपाड़ा के 3-4 लोग हैं, संजय नगर से 2 हैं, कोलेवाड़ा से 1 है, वो रिटर्न ही नहीं है, पता नहीं क्यों। एक को ब्रेन का हेमरेज था, एक हार्ट अटैक था, मेरा जावेद था उसका लीवर तो कल तो शमीम खान सर बोल रहे थे कि यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही है हॉस्पिटल। यहाँ पे 7 जो है ओपन हार्ट सर्जरीज हुए हैं, यहाँ पर जो है हर डॉक्टर्स की फैसिलिटीज अच्छी है। तो फिर कौन बोल रहे थे? नईम खान साहब, शमीम खान साहब कल उन्होंने दौरा किया था वहाँ पर और उसमें उन्होंने बताया था। मैं ओपनली मैं उनको बोल रहा हूँ कि शमीम भाई हमको मैं बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ, हमको और एक चीज़ का इसमें इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा कि जो लोग डेथ होती है उनको हमको शिवाजी जाना पड़ता है, तो पीएम के लिए भी सुविधा यहाँ पर होनी चाहिए, ट्रॉमा सेंटर भी यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आए दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। हमको उनको शिवाजी लेके जाना पड़ रहा है, हमको उनको सिविल लेके जाना पड़ रहा है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर और पीएम का बंदोबस्त होना चाहिए। यहाँ पर तो कोई भी सुविधा दिखाई नहीं दे रही है। मैं वही कह रहा हूँ कि वो वहाँ पर मुझे ये हॉस्पिटल एक सिर्फ होटल की तरह लग रहा है, जहाँ पर लोग रेस्ट करने के लिए आते हैं और उसके बाद रेस्ट इन पीस हो जाते हैं। सर मुमरा में तो आए दिन आप देख रहे अपोजिशन भी 2 इश्यू को ही ज्यादा लेके चल रही है, एक तो हॉस्पिटल, एक तो टोरेंट का भी आप देख रहे हो कि आए दिन क्या मामला चल रहा है। बहुत सारे बिल आ रहे लोगों को, ये बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, यूनिट बढ़ाते जा रहे हैं। कैसे ये सब चीजों का होगा? और जबकि अभी कारपोरेशन इलेक्शन आ रहा है, आपको नहीं लगता कि इस पे नगर सेवकों पे भी इसका असर पड़ सकता है? क्यों नहीं पड़ सकता है। मैं इस माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी एक न्यूज चैनल के ऊपर अभी आपके लाइव के माध्यम से मैं आह्वान करता हूँ कि कोई भी इसके अंदर टोरेंट के अंदर जो जानकार आदमी है वो कृपया करके मेरे से संपर्क करे। मैं मेरा नाम ले रहा हूँ, मेरे से संपर्क करे। हम हाईकोर्ट इसके लिए जा सकते हैं
कि ऐसे कुछ पुख्ता सबूत लेके आए। देखो मुझे उसमें से दो चीज एक लग रही है कि गवर्नमेंट ने इनको जो रेट दिया है यूनिट के ऊपर, उस यूनिट के ऊपर भी सरचार्ज जो लग रहे हैं ना, उससे तुमने गरीबों को सुविधा देने के लिए इनको लेके आए, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। एमएससीबी के रेट्स और जगह पे, टाटा पावर के यार, अदानी के जो भी है मुंबई में चल रहा है, यूनिट का इनको फिक्स किया गया कि भाई आपको ₹2.10 या ₹1.10 ₹1.80 जो भी यूनिट के पीछे। लेकिन बाद में ABCD जो ऐड होता है, तो ये BCD जो ऐड होता है उसके वजह से इसका जो यूनिट के ऊपर रेट है वो ₹3, ₹4, ₹5, ₹6, ₹7 तक चला जाता है। तो इसके खिलाफ हम सबको एकजुट होना है, कोई भी पार्टी का हो, किसी भी, ये लोगों की सुविधा के लिए हमको एक होना पड़ेगा। सबसे मैं अपील करता हूँ कि आपको, आप भी यूथ एक नगर सेवक हो, आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है खेल के मैदान के लिए लोग, ये जो यूथ है रास्ते पे उतर रही है, आपको नहीं लगता कि इनके साथ नाइंसाफी हो रही मैदान न होने की वजह से? हमको ओपन मैदान चाहिए, कोई भी ओपन, यानी हर शहर में, हर गांव में एक ओपन मैदान होता है जहाँ सब बच्चे आके खेल सकते हैं, वैसा ही मैदान होना मगर चाहिए। वो यहाँ पर जो एक मैदान आपने देखा होगा कि यहाँ पर इन लोगों ने 3 रिजर्वेशन प्लॉट के बारे में बात की है, उसमें एक तो MCA को दिया गया। आपको वहाँ पर जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है आए थे महापालिका के आयुक्त को मिलने के लिए, उनके जो अध्यक्ष MCA के, उन्होंने कहा था कि फ्री में होगा, मगर वहाँ पर वो लोग बता रहे कि ऑनलाइन जो चार्जेस दिखाए जा रहे हैं वो 3000 तक के जा रहा है। तो फिर यहाँ का गरीब बच्चा है वो इतना पैसा कहाँ से भर सकता है? उनका एक ही आरोप है कि एक लड़के के लिए जो है MCA को दिया जा रहा है, जो लड़का, जो आपने नाम सुना, यासीन क्या नाम था उसका? मेरा इसके ऊपर एक ही जवाब है कि आपने जैसे कहा कि 3 मैदान जो है आरक्षित है, तो मेरा कहने का मतलब है कि 2 मैदान जो है वो ओपन टू ऑल होना चाहिए, ओपन टू ऑल, है ना। जैसे पहले हम मित्तल ग्राउंड पे खेलते थे, कोई भी बच्चा जाके 2-2, 3-3 पिच बनती थी जिसके ऊपर कोई कैसे भी खेलता था, कोई संजय नगर की टीम होती थी, कोई कौसा की टीम होती थी, अमृत नगर के, वो लोग सब जो लोग, हमको पता था कौन किधर मार रहा है और कौन सा बॉल किसका पास जा रहा है। वैसे 2 मैदान खुले रखिए, बाकी एक मैदान अगर यहाँ से अगर टैलेंट को आपको आगे बढ़ाना है तो एक मैदान उसको दिया तो क्या हरकत नहीं, लेकिन 2 मैदान उमरा के लिए खुले रहने चाहिए। तो MCA जो कर रहा है वो अच्छा प्रोजेक्ट। मैं देखो, अगर हमको, जैसे हम चिल्लाते हैं कि अच्छी सुविधा भी चाहिए, तो हमको 2 में से एक चीज, एक जानी मानी, जैसे हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटी आनी चाहिए, बड़े अच्छे हॉस्पिटल आने चाहिए, या अच्छी स्कूल आनी चाहिए, तो अच्छे स्कूल के लिए हमको उसका हर्जाना या जो भी मेहनत है ना वो देना भी पड़ेगा। सर, अभी इलेक्शन करीब है कॉर्पोरेशन का, आपकी तैयारियां किस तरीके से कर रहे हैं आप, और आपको क्या लगता है कि इस बार आप किस पार्टी से लड़ोगे और कैसे? मेरे तैयारी, जो लोगों से संपर्क मेरा जो चालू है, अभी भी आप देखते रहेंगे कि आप जब आए तो लोगों है, और वो लोग आते हैं, उनको जिनको ऐसा लगता है कि मैं सुधीर भगत के साथ जुड़ा हूँ और मेरे लोगों के काम होते हैं, तो वो लोग मेरे पास लेके आते हैं और मैं उनका काम पूरी शिद्दत से कोशिश करता हूँ कि मैं उनका काम करूँ, और वो काम होता है। कुछ 19-20 हो सकती है, लेकिन फिर भी जैसा मेरा जोश था वैसे ही है, और लोगों में भी आज वो जोश है। लोग दिल से चाह रहे कि सुधीर भगत ये चुनाव के अंदर उनकी तरफ से है। देखो, हम उनकी तरफ से लड़ते हैं, हम अपनी तरफ से नहीं लड़ते, हम कार्यकर्ता की तरफ से लड़ते हैं। तो मैं उनकी तरफ से लड़ूंगा, और महाविकास आघाड़ी में मैं लड़ना चाहता हूँ। एक लास्ट प्रश्न है आपको, लास्ट में कचरे के ऊपर जो है आयुक्त को अपील क्या करेंगे आप? मैं आयुक्त साहब से भी अपील करता हूँ और कलेक्टर साहब से भी अपील करता हूँ। कलेक्टर साहब से इसलिए करता हूँ क्योंकि आरोग्य का विषय है, और कमिश्नर से मैं इसलिए अपील करता हूँ कि ये उनके हाथ में है। मैं उन दोनों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि सर प्लीज, हम लोग की आरोग्य के बारे में और हमारे घन कचरे के बारे में आपको बहुत कठोर निर्णय लेना होगा, और जो भी आप निर्णय लोगे वो जनहित में होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ।